सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर इसकी क्लास है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस नाम का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इंटेंसिव मतलब, इंटेंस मतलब डेंस यानी घना, और सबसिस्टेंस का मतलब होता है जिससे गुजर बसर हो सके, जिंदगी गुजर सके, ऐसी खेती। इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये उन जगह पर खेती की जाती है जहां पर लोग ज्यादा रहते हों और लैंड कम हो। इसलिए जो आपके पास लैंड है उससे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उसी लैंड पर आपको रहना भी है, खेती भी करना है और दूसरी चीजें बनानी है। It is a labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. ये क्या होता है? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होते हैं। लेबर इंटेंसिव मतलब इस पर मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। प्रिमिटिव से अगर हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही फसल हासिल करने के लिए, या अगर और ज्यादा फसल चाहते हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं, बाहर से बायोकेमिकल्स को डाला जाता है, वो भी हाई डोजेज में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। बाहर से क्यों डालते हैं? प्रिमिटिव वाले में जो आपने पढ़ा था उसमें ये आप समझे होंगे कि किसी जमीन पर अगर खेती हुई तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसलिए किसान दूसरी जमीन पर जाकर खेती करने लगता है। इस तरह से फिर तीसरे पे जमीन बदलता जाता है जब तक कि उस पहले वाले पे फर्टिलिटी वापस ना आ जाए। लेकिन इंटेंसिव में क्या है, लोग ज्यादा हैं, जमीन की कमी है, तो आप जमीन तो बदल नहीं सकते। तो उसी जमीन पर अगर खेती करना है तो एक साल की है, अगले साल तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो बाहर से केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी उसी तरह बनी रहे और कमी ना आए, और फसल जितनी हमको मिली थी पहले साल उतना दूसरे तीसरे, और जब तक हम खेती करते रहें उतनी ही फसल मिलती रहे। और इरिगेशन करना पड़ता है, यानी एक तो केमिकल डालना, ये एक अलग से काम बढ़ गया। इरिगेशन करना, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता था, किसान पानी बारिश पे डिपेंड रहते थे कि बारिश होगी तो उससे हमको पानी मिल जाएगा खेत को। लेकिन यहाँ क्या है कि आप बारिश में पूरा हाथ धरे नहीं बैठ सकते, तो नहर के जरिए या ट्यूबवेल के जरिए अब सिंचाई होती है। कुछ स्टेट हैं जैसे कि आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहां ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। अब ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है विरासत का हक। यानी अगर पहले जमाने में क्या होता था कि जमीन की कोई लिखा पढ़ी वगैरह नहीं होती थी कि हाँ इनके नाम जमीन है, इतनी जमीन है, जो जहां चाहे घर बना लिया, जहां चाहा खेती कर लिया। लेकिन अब के टाइम में, या अभी क्या हम सोच लें, मान लें 100 साल के अंदर चीजें बदल चुकी हैं। अब कोई भी जाकर कहीं पर भी ऐसे घर नहीं बना सकता, खेती नहीं कर सकता। जो उस जमीन का मालिक होगा, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उस जमीन के कागजात जिसके पास होंगे, वही वहां खेती कर सकता है या घर बना सकता है। तो क्या हो गया, अब जमीन पर भी बंटवारा होने लगा और हक होने लगा। अब वो जमीन क्या होती है, जनरेशन बाय जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंटती भी है। मतलब ये है कि कोई आदमी है, उसके पास कोई जमीन है, अब उसका, उसके नाम के उसके कागजात होंगे और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब उसके बच्चे हैं मान लीजिए दो, तो वो जब वो मरेगा तो वो जो जमीन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, जमीन का टुकड़ा अब छोटा हो गया। अब एक आदमी को जमीन छोटी मिल रही है, यानी आधी एक को, आधी दूसरे को। उसके बाद उनके बच्चे होंगे तो वो जमीन के और हिस्से होंगे। तो इस तरह से हर एक एक आदमी के पास अब जमीन छोटे छोटे हिस्से मिल रहे हैं उसको, यानी जमीन का साइज छोटा होता जा रहा है। इसीलिए क्या करें, लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। यानी पहले वो एक परिवार था, एक आदमी था, उसका परिवार था, उस जमीन से वो फायदा उठाता था, उसे कमाई करता था, फसल हासिल करता था। लेकिन अब जो और लोगों में बटेगी, उसकी जनरेशन में बटेगी, तो अब जमीन के उसी छोटे हिस्से से उसको घर चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि अब उस जमीन से अब कम फायदा मिलेगा, क्योंकि जमीन को इस्तेमाल करने वाले अब ज्यादा लोग हो गए हैं, परिवार बड़ा हो चुका है। The farmers continues to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. अब वो किसान जिसके पास और कोई खर्चे पानी का जरिया नहीं है, सिर्फ वो खेती ही करता है, तो वो क्या चाहेगा कि जो जमीन हमारे पास है उससे ज्यादा से ज्यादा हमको फसल मिल सके। Thus there is an enormous pressure on agriculture land. इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर है, क्योंकि बाहर से केमिकल डाला जा रहा है और बहुत सारी चीजें डाली जा रही हैं। किस लिए? ताकि जमीन से हमको ज्यादा से ज्यादा फसल मिल सके। तो ये था आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में।
कॉमर्शियल मतलब जिससे पैसा आए, कमाई हो, एक तरह से बिजनेस हो। तो फार्मिंग एक बिजनेस की तरह यहाँ किया जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और जो सबसे बड़ी खासियत है इस तरह की फार्मिंग की वो ये कि जो मॉडर्न जमाने की चीजें हैं जो खेती के लिए लगाई जा रही हैं उसका यूज हो रहा है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब मॉडर्न इनपुट्स में क्या आता है, जैसा कि आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गई, HYV जिसे सीड्स कहते हैं। अब इस सीड की खासियत क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, कोई क्रॉप है, उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है और पानी नहीं मिल पा रहा है, जहां आप खेती करना चाह रहे हैं वहां पानी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करते हैं कि जो सीड है उसी की प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। बदलते हैं किस तरह से हैं, एक दूसरी प्लांट की सीड, दूसरे क्रॉप की सीड जिसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, उसका मटेरियल इस सीड के अंदर डाल दिया। तो उस मिक्सचर की वजह से क्या होता है कि अब ये जो सीड थी ये भी पानी की जरूरत कम पड़ जाती है इसको। इस तरीके से और बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्रॉप है उस पर कीड़े नहीं लगते, इंसेक्ट वगैरह अटैक नहीं करते, तो उस सीड से मटेरियल लिया और इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह से अलग अलग सीड से जिसकी जो खासियत थी उसको लिया और इस सीड के अंदर इसको हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है वो मिला दिया। जिससे फायदा क्या हुआ कि अब एक ऐसी नई तरीके की सीड बनकर आ गई कि क्रॉप तो वही उगेगा, लेकिन अब ये क्रॉप ऐसा होगा कि पहले इसको पानी की जरूरत ज्यादा थी, अब जरूरत कम पड़ेगी। पहले इसे कीड़े खा जाते थे लेकिन अब कीड़े नहीं लग रहे हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा खराब हो जाते थे, अब खराब नहीं होते। पहले इनका साइज छोटा था लेकिन अब सीड के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिससे वो जो क्रॉप निकल रहा है वो बड़े साइज का है। तो इसे हाई यील्डिंग सीड कहते हैं, जिससे ज्यादा पैदावार हो सके, ऐसी सीड्स। और क्या मॉडर्न इनपुट्स में डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, यानी जमीन की जो फर्टिलिटी उसको बढ़ाने के लिए बाहर से केमिकल डाले जा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा फसल हासिल करने के लिए एक तो HYV सीड का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है फर्टिलिटी बढ़ा सके, और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड उस पर छिड़का जा रहा है, पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है। द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे कमाई हो सके, पैसा आ सके। जबकि हमने दो जो पहले पढ़ा था वो सबसिस्टेंस वाले थे। सबसिस्टेंस में क्या होता है, गुजारे के लिए, लेकिन यहां एक बिजनेस की तरह किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए ये फार्मिंग की जा रही है। अब कहां पर कितना कॉमर्शियलाइजेशन होगा, यानी कहां पर कितने लेवल की ये कॉमर्शियल फार्मिंग की जाएगी, ये अलग अलग रीजन के हिसाब से वेरी करता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पर चावल को ले लें, राइस को ले लें, तो हरियाणा और पंजाब के अंदर ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है। यानी हरियाणा और पंजाब के अंदर जो चावल की खेती की जाती है वो ज्यादातर उसको बेचने और उससे पैसा कमाने के लिए की जाती है। जबकि ओडिशा की हम बात करें तो वहां पर जो चावल खेती होती है वो खुद खाने और परिवार वालों को खिलाने के लिए होती है। बेचते भी हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ज्यादातर खेती किस लिए की जाती है, ताकि हम खुद खा सके। तो इसीलिए ओडिशा के अंदर इसे सबसिस्टेंस कहा गया, यानी गुजारे बसारे के लिए। और हरियाणा और पंजाब में चूंकि बेचा जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है, इसीलिए वहां के लिए यह कॉमर्शियल क्रॉप कहलाएगा। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब प्लांटेशन क्या है, पौधा लगाना, यह भी एक तरीके की कॉमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस तरह की फार्मिंग क्या होता है, एक ही जैसा क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है। यानी बहुत बड़े से मतलब यह है कि कई किलोमीटर के एरिया के अंदर वो एक ही जैसा क्रॉप को उगाया जाता है। और ये भी किस लिए किया जाता है, बिजनेस के लिए। कोई इतने बड़े एरिया पे अपने खाने के लिए थोड़ी ना ग्रो करेगा, यहां बिजनेस के लिए किया जाता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिलाकर जो चीज बनती है, यानी जहां ये दोनों चीजें मिलती हैं वही है प्लांटेशन। अब दोनों अलग अलग समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कोई खेती वगैरह हम कर रहे हैं, कोई क्रॉप उगा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में आ गया। इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है। बहुत बड़ा कोई ऑफिस होता है, उसके अंदर वर्क करने वाले लोग होते हैं, मैनेजर होता है, उसकी वेबसाइट होती है, लोगो होता है, ठीक है, एक नाम जैसा होता है कि हाँ भाई ये कंपनी है। तो ये इंडस्ट्री का काम ये होता है कि बड़े लेवल पर कोई काम किया जाता है। तो जब कोई एग्रीकल्चर, कोई खेती इंडस्ट्री की तरह काम करने लगे तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्लांटेशन हो जाता है। यानी काम तो एग्रीकल्चर ही वाला है, खेती ही हो रही है,
लेकिन इतने बड़े लेवल पे हो रही है कि बहुत सारे वर्कर हैं, उसमें मैनेजर रखा गया है, टेस्टिंग के लिए अलग आदमी रखा गया है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, उसकी वेबसाइट है और उसका ऑफिस है। इस तरह से जब होता है तो ये प्लांटेशन में इस तरह से काम होता है। प्लांटेशन कवर अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। तो प्लांटेशन में क्या होता है, बहुत बड़े जमीन पर काम होता है जहां पर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, यानी यहां पर पैसा ज्यादा लगाने वाला लगता है। इंटेंसिव वाले हमने क्या देखा था, लेबर इंटेंसिव, वहां मेहनत ज्यादा लगती है, और यहां क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा लगता है। यहां पर बड़ी आपको मशीनें खरीदनी पड़ेगी, मैनेजर रखना पड़ेगा, ये सारा काम में क्या होगा, आपका पैसा ज्यादा लगेगा। और विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, यानी इतने बड़े लेवल पर काम होता है कि दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है कि आओ यहीं रहो बसो और यहीं काम करो। जैसे कि आसाम के अंदर आप बात करें तो वहां जो टी प्लांटेशन होता है अंग्रेजों के टाइम में होता था, तो दुनिया भर से बंगाल, मतलब दुनिया भर क्या, इंडिया भर से, बंगाल से और दूसरी जगह से लोग माइग्रेट करके, यानी पूरा तरह से अपने घर बार शिफ्ट करके वहां जाकर रहना शुरू कर दिए थे और वहीं खेती करते थे, वहीं रहते थे। तो प्लांटेशन इतने बड़े लेवल पर होता है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो आगे की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहां से जो प्लांटेशन से जो चीजें उगी हैं, जो ग्रो की हैं, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, उसके लिए शुगर केन का प्लांटेशन हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर शुगर केन को ग्रो किया जा रहा है ताकि वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर उस शुगर केन को सप्लाई कर सके। ओके, इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इंडिया की हम बात करें तो ये जो बड़े लेवल पे प्लांटेशन की तरीके से जो खेती की जाती है वो किस चीज की, टी की हो गई, कॉफी की हो गई, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, ये सब बड़े लेवल पे खेती की जाती है, किलोमीटर्स का एरिया होता है जहां पर इसकी खेती की जाती है। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। तो टी क्या हो गया, आसाम और नॉर्थ बंगाल के अंदर प्लांटेशन की तरह काम किया जाता है। कॉफी इन कर्नाटक आर सम इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोज इन दीज स्टेट। तो ठीक है, आसाम और बंगाल की बात करें तो टी यहाँ पर एक प्लांटेशन क्रॉप होता है और कॉफी कर्नाटक के अंदर एक प्लांटेशन क्रॉप है। Since the production is mainly for market, a well-developed network or transport and communication connecting the plantation area, processing industry and market plays an important role in the development of plantation. तो चूंकि ये सारा काम मार्केट के लिए किया जाता है कि मार्केट में हमको बेचना है, तो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ आपकी क्रॉप है वो आसानी से पहुंच सके। तो ऐसे जनरली क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री खोलते हैं इस तरह के लेवल की, उनके पास खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या किसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से वो टाई अप करे होते हैं कि भाई आपको सामान हमारा पहुंचाना और ले आना है। और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो कम्युनिकेशन के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो प्लांटेशन एरिया है वहाँ से और जहाँ आगे प्रोसेसिंग होती है, यानी सिंपल ऐसा नहीं कि उठाए और बेच दिए, और कुछ साफ सफाई और चीज़ें उसमें डेवलपमेंट करनी है, तो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है वहाँ, वहाँ ले जाना और मार्केट तक ले जाना, ये सारा काम क्या होता है, किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्लांटेशन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कि आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे तो जैसे ही नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।